ओवरऑल इकोनॉमी पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा, जब क्रूड महंगा होगा, तो नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज पर उसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी आएगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मेरा सवाल यह होगा सर कि इस संघर्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य रिजीम चेंज, न्यूक्लियर कंटेनमेंट या रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है। अमेरिका और ईरान दोनों के जो घोषित और वास्तविक रणनीतिक लक्ष्य हैं वो कितने अलग दिख रहे हैं? देखिए, करीब 2 दशक पीछे जाएं जल्दी से, तो जब फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल निकाल सका अमेरिका और फिर वो ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया, तो खाड़ी के देशों में उसकी दिलचस्पी कम हो गई। उसका कारण 2 जो युद्ध उसने खाड़ी के देशों से लड़े 91-93 से और 2001-2003 वगैरह में, तो उसकी वजह से पीछे हट गया था। पर लगातार ये जो खबरें आनी शुरू हुई कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता की ओर बढ़ रहा है, उससे इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई। और खासकर पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुझान था न, वो बहुत इजराइल के प्रति अच्छा था। तब उन्होंने अपनी आप देखें अपना जो दूतावास था वो भी जेरूसलम में जाने की बात की थी। तो उसके चलते वापिस उनका दिलचस्पी इधर खाड़ी के देशों में हुई और पिछले साल जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ, हमले हुए उनके परमाणु ठिकानों पर ईरान के। तो ये वापिस उनका एक तरह से दिलचस्पी इधर हुई। तो मुद्दा उस वक्त यही था जब 20 साल बाद अमेरिका वापिस आया खाड़ी के देशों में सैन्य बल प्रयोग करने के लिए कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और वो उनको लगा, उन्होंने क्लेम भी कर दिया कि मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो जब अब फरवरी के अंत में दोबारा से युद्ध करना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम रिजीम चेंज करेंगे, यहाँ के नेतृत्व को ही बदल डालेंगे। और आप देखें 40 से ज्यादा बड़े नेतृत्व के नेता उसमें मारे भी गए पहले ही हमले में। पर क्योंकि ईरान लगातार अपने नुकसान के बावजूद खड़ा रहा है और उसने खासकर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काबू किया है और पूरे क्षेत्र का आयात निर्यात बंद कर दिया है, तो उससे हटकर मुद्दा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गया है। मतलब ये कहने का कि युद्ध के जो उद्देश्य हैं अमेरिका के और कुछ हद तक इजराइल के भी, हालांकि इजराइल के उतने ज्यादा नहीं, पर अमेरिका का खासकर जो उद्देश्य है वो लगातार गोल पोस्ट उसकी बदलती रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये भी शायद ठीक से समझ नहीं आता अमेरिकन एक्सपर्ट्स को, लोगों को, वहां के पॉलिसी मेकर्स को कि नंबर 1 मुद्दा क्या है, नंबर 2 मुद्दा क्या है, नंबर 3 मुद्दा क्या है। तो पहला मुद्दा तो उनका यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है हमें, पर उसके साथ साथ वो परमाणु हथियार ना पाए ईरान, उस पर भी लगातार बात करना चाहते हैं। तो एक तरह से उद्देश्य जो है वो कुछ हद तक डिफ्यूज हुए, कंफ्यूज हुए, अलग अलग दिशाओं में भटक गए एक तरह से। उसकी वजह से भी उनको लगता है कि उनको घर जाकर ये कहना कि हम जीत गए हैं ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य कौन से उद्देश्य उन्होंने अपने सफलतापूर्वक पा लिए हैं। तो दोनों तरफ मुझे लगता है कि डोमेस्टिक आप नजरिए से देखें तो भी इस वक्त अमेरिका में भी अंदर में जो है तल्खी एक तरह से कुछ हद तक शुरू हो गई है। बिल्कुल। 17 अमेरिकन जो सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं अभी तक, पिछले फरवरी से शुरू करके। ईरान में तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। बिल्कुल। पर अमेरिका का जो बॉडी बैग्स के प्रति सेंसिटिविटी है उसको लेकर उनके अंदर में भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं। तो केवल ईरान में नहीं, अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठनी शुरू हो गई। इसीलिए लगातार वो कोशिश करते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, शांति की बातचीत शुरू हो। पर फिर से क्योंकि उनको अपनी मनमानी नहीं करने देता ईरान, तो इसलिए फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। डेफिनेटली बातचीत तो होती है शांति की और मेज पर आते भी हैं, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कि अब अमेरिका चाहता है कि ईरान को दबा दे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और 28 फरवरी के बाद से जो हमने देखा है कि ईरान तो झुकने वाला है नहीं और युद्ध हर रोज एक नया रूप ले लेता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपके पास आएंगे सर। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कई बार चरम पर पहुंचा है, लेकिन अंततः बैक चैनल डिप्लोमेसी ने रास्ता निकाला है। मौजूदा हालात में जब दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई भी कर रहे हैं और बातचीत के संकेत भी दे रहे हैं, तो क्या ये फाइट एंड नेगोशिएट मॉडल है या किसी बड़े समझौते की शुरुआती भूमिका है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कहा कि इस माहौल में देख रहे हैं कि सैन्य बल का इस्तेमाल भी हो रहा है और साथ साथ में बातचीत भी चल रही है। फर्क ये है कि शायद दोनों तरफ से ईरान को भी और अमेरिका को लगता है कि सैन्य बल के प्रयोग से वो एक दूसरे पर ज्यादा प्रभाव बना पाएंगे और उस तरह से अपनी मर्जी जो है
उसको मनवा पाएंगे। ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं, पर मुझे लगता है रुझान का झुकाव जो है वो सैन्य बल प्रयोग में फिलहाल सामने दिखता है। और ये आपने ठीक कहा कि करीब 70 के दशक से ही लगातार ये तनाव अमेरिका से बना हुआ है। ईरान का कई बार पहले भी झड़पें हुई हैं, पर पिछले कुछ समय से आप देखें, जून में, पिछले जून से ही आप शुरू करें, तब से मुझे लगता है लगातार जो हमले हुए हैं उस पर काफी पूरे क्षेत्र में एक तरह से अस्थिरता का माहौल बना है। आपने सिविलियंस की जिक्र किया, उनको सबसे ज्यादा हर युद्ध में जो आम नागरिक है उसको जानो माल का सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है। चाहे अमेरिका लगातार कहता रहता है कि वो केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करता है, पर आज जो एक संख्या सामने है कि करीब 3600 से ज्यादा ईरानी लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से आधे से ज्यादा करीब 1700 से ज्यादा आम नागरिक सिविलियन लोग इसमें उनकी मृत्यु हुई है। फिर जो जिनको दूसरी तरह से चोट लगी है, नुकसान हुआ है, हताहत हुए हैं वगैरह वगैरह, उसके अलावा इतने 6000 से ज्यादा हमले हुए हैं ईरान के ऊपर पिछले 3-3.5 महीनों में। तो उससे जो पूरा सार्वजनिक माहौल है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज लोगों के लिए हैं, पानी की, बिजली की, यातायात की, टेलीफोन की वगैरह वगैरह, वो भी बहुत नागरिकों को उसका भी एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ईरान के अंदर। और लगातार चल रही जो आर्थिक संकट उनका है, वो चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, प्राइस हाइक की बात हो, या करेंसी कोलैप्स की बात हो, तो ईरान के अंदर आक्रोश है। पर क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा नुकसान उनके नेतृत्व को एक तरह से जिस तरह से समाप्त किया है, जी। तो अभी लग रहा है कि जनता का रुझान है अपने राष्ट्र को बचाने का, अपनी जो नेतृत्व है उनके साथ खड़े होने का। बिल्कुल। और उसके साथ लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं, चिंताएं, वो भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई आसान रास्ता निकलने वाला है। दोनों तरफ से जितने पिछले 9 दिनों में हमले बढ़े हैं, तो उनका रुझान तो शांति वार्ता से हटकर फिर से एक तरह से युद्ध की ओर जाता हुआ नजर आता है, जो अपने आप में पूरे क्षेत्र के लिए खतरा खड़ा कर सकता है। जाहिर तौर पर कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि कहीं पर बातचीत होकर मामला शांत होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक ओर तो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की बात चल रही, दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल तो अब पिक्चर से ही बाहर होता हुआ दिख रहा है। युद्ध जारी है लेकिन इजराइल की बात कहीं पर नहीं हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर युद्ध लंबा चलता है, जिसके आसार ज्यादा दिख रहे हैं, तो हॉर्मुज, रेड सी और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा लगातार प्रभावित होती जा रही है, तो क्या ये सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और महंगाई और विश्व की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? क्या दुनिया 2022 जैसी ऊर्जा अस्थिरता की ओर बढ़ती दिख रही है आपको? देखिए, ज्यादातर जो विश्लेषण है इस युद्ध को लेकर, वो बहुत ऊर्जा पर केंद्रित हैं। जबकि आप देखें कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 4 महीने से लगभग बंद है, जी। तो पूरा जो है यातायात रुका हुआ है, आयात निर्यात रुका हुआ है, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार तो समुद्र से होता है अब। हम्म। तो इसलिए ये पूरी तरह से अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो खाड़ी के देश हैं, जाहिर है वो ज्यादा प्रभावित हैं। जो एशिया के दूसरे देश ऊर्जा पर निर्भर हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, भारत है, चीन है, वो उनको ऊर्जा को लेकर चिंता है। पर जैसे भारत के देखें, करीब लगभग 1 करोड़ लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं। जी। उनके रेमिटेंसेस की बात है, उनको रोजगार के अवसर वहां कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो अलग अलग देशों को अलग अलग तरह से इसका प्रभाव लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। पर सामरिक नजरिए से आप देखें तो अमेरिका का, चाहे वो सबसे अच्छा दोस्त हो या अमेरिका का सबसे बड़ा कारण हो अपना दबदबा इस क्षेत्र में बनाने का, इजराइल से उसकी जो दोस्ती थी वो कम से कम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में तो खटास साफ नजर आती है कि आ चुकी है। जी। वो खुलकर एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक सामरिक नजरिए से बहुत बड़ा प्रभाव इस पर होगा। और दूसरी बात, जो शांति वार्ता होती है, युद्ध विराम होते हैं, कोई भी संधि होती है, तो उसमें दो जो देश शामिल होते हैं वो अपने अपने घर जाकर अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो सबसे खास मुद्दा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, जब उन्होंने 17 जून को पिछले महीने वो एमओयू पर हस्ताक्षर किए, शांति युद्ध विराम करने की कोशिश की,
तो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा उनके लिए ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोल दिया, ये कहा। जबकि ईरान ने उसमें बिल्कुल साफ लिखा, अलग तरह से पढ़ा कि अब ये एमओयू के अंदर ये कहा गया कि ओमान और ईरान मिलकर बातचीत करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन कैसे होगा। करेक्ट। तो उनको लगा कि ये एमओयू में ईरान के कंट्रोल को, काबू को उन्होंने एक तरह से एंडोर्स कर दिया है। और उसके बाद जब ट्रंप ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि वो वापस ब्लॉकेड लगाएंगे और ये सब सेलिंग के सुरक्षा के लिए वो एक फी चार्ज करेंगे, तो उससे जो ईरान की बात है कि हम फी चार्ज करेंगे वो जस्टिफाई हो जाती है एक तरह से। और लेबनान का मुद्दा है, ईरान, आप देखें इजराइल पूरी तरह से गाजा में, सीरिया में, लेबनान में उनकी सेनाएं अब तैनात है, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। तो ये पूरे बड़े क्षेत्र पर अब हाउदीज उसमें शामिल होकर रेड सी में भी यदि यातायात शिपिंग को बंद करेंगे, परेशान करेंगे, तो पूरे बड़े समुद्री जो यातायात है, शिपिंग है, उस पर फिर उससे लेकर रीरूटिंग से कॉस्ट बढ़ती है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि देश दूसरे विकल्पों की तलाश में चले जाते हैं। बिल्कुल। ये जो लगातार इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आप देखें प्रभाव है, उसमें भी ये संकेत आने शुरू हो गए हैं कि विश्व भर की वृद्धि दर में भी कमजोरी आने वाली है इसके चलते। और ये इसका रुझान धीरे धीरे युद्ध की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता इसका रुझान अब शांति वार्ता की तरफ ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल। तो उसका असर कहां कहां किस तरह से होगा, ईरान को ये लगता है कि वो सरवाइव कर जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप चले जाएंगे एक समय के बाद, नेतन्याहू चले जाएंगे एक समय के बाद। तो ये बात सच है कि ईरान सरवाइव करेगा, पर उसके लिए रणनीति, जैसे सचदेव साहब कह रहे थे, कि वो उनके जो संसद के चेयरमैन हैं उनके बीच में और विदेश मंत्री और राष्ट्रपति को एक तरफ करके और आईआरजीसी को अलग करने की जो कोशिश है, वो मुझे लगता है कि रणनीति अब है अमेरिका की कि रिजीम चेंज नहीं तो रिजीम में फूट डालकर उनको किस तरह से कमजोर किया जा सके। पर हमने ये पूरे खाड़ी के देशों में देखा है कि यहाँ की रिजीम्स सरवाइव करती हैं। जॉर्ज बुश सीनियर का भी किस्सा आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन बने रहे थे जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव हार गए थे। उसके बाद हालांकि जॉर्ज बुश जूनियर ने फिर से दूसरी बार हमला किया और फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन की रिजीम खत्म हुई। तो ईरान को यह लगता है कि वो सरवाइव कर जाएंगे जितना भी नुकसान होगा, और अमेरिका की जो नेतृत्व है उसमें बदलाव आ सकता है 2 या 3 या 4 सालों में। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम टिके रहें। बिल्कुल। और उसका प्रभाव विश्व स्तर पर है, ये केवल क्षेत्र के स्तर तक नहीं अब रह गया, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव लगातार नजर आ रहा है पड़ता हुआ। बिल्कुल। और उसके लिए अलग अलग देशों को अलग अलग चिंता करनी होगी, अपनी अपनी रणनीति बनानी होगी। ठीक बात है, सारे देशों पर अब इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है।